एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि केमिस्ट्री का भी चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपको आगे केमिस्ट्री से यानी कि साइंस में अपना करियर बनाना है तो आपको केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर तो पूरी तरह अच्छी तरह आना ही चाहिए। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या उसे बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस इक्वेशन होता क्या और क्यों ज़रूरी है, ये सब पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन वो एटम है वो मिक्सचर से डिसअपीयर नहीं होता। हम उसे साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके देख सकते हैं। वहीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड का मेक करना होता है एटम्स का। ये सब आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसके बारे में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ाई है। एटम्स में उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब, उन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होता है, ये सब आपने चैप्टर 3 और 4 में पढ़ा है। अब हम इसकी टाइप्स करते हैं। इसकी सबसे फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी एक्टिविटी 1.4 देखते हैं, जिसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड या क्यूक्लेम यानी CaO लेंगे बीकर के अंदर, और उसके अंदर स्लोली वाटर ऐड करेंगे। और तब हम बीकर को जब टच करेंगे तो हम उसे टेम्परेचर में चेंज देखेंगे, हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है और स्लेक लाइम प्रोड्यूस करता है। विग्रेसली यानी कि जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो और थोड़ा सा अगर हम ध्यान ना दें तो वो डेंजरस भी हो सकता है, उसे हम विग्रेसली कहते हैं। और स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 साथ में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और अब अगर इसे हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगी CaO प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH2 प्लस हीट। और CaO यानी क्यूक्लेम जो थी वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि हम तब इसका पाउडर लेंगे, और फिर H2O उसके अंदर वाटर डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में, और CaOH2 तो वो एक्वस फॉर्म में बन जाएगी, इसके अंदर वाटर का और सॉलिड का मिक्सचर है इसलिए। और आपने वैसे देखा होगा ये चूना बन जाता है। चूने को आपने लिया और घर में और पानी डाल के देखा होगा धीरे धीरे तो वो ये CaOH2 यानी स्लेक लाइम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसी रिएक्शंस को जिनके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिला के, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर भी ये हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जब हमने ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो एक ही सब्सटेंस बन गया दो रिएक्टेंट्स की वजह से, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और अब इसके अंदर देखा क्या आप जानते हैं कि जो स्लेक लाइम प्रोड्यूस हुआ है, अब हमने प्रोड्यूस किया था, वो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको चूना है वो हम वाइट वॉशिंग करते हैं उससे। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल के ऊपर। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन के अंदर बनता है। जब हम वाइट वॉश कर देते हैं तो उसके बाद 2 से 3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एक शाइनी फिनिश देता है वॉल को, तभी हम उसको वॉल को वाइट वॉश करते हैं ताकि उसकी शाइनी लुक आ जाए, फिनिश हो जाए वो। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaCO3। और ये हम जानते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का और हम मार्बल भी कहते हैं। अगर हम इसको वही इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, CaOH2 प्लस CO2, क्योंकि एयर में गैसेस फॉर्म में होगी जी, तो हम इसके आगे G लगा देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी CaCO3 प्लस H2। ये थोड़ा पानी भी वाटर वेपर की फॉर्म में भी कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। यानी क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ ऑयल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है S, और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होती है तो G, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बन जाती है तो CO2 के आगे G लगा देंगे। वैसे कंपल्सन होता है, मैंने जब भी बैलेंस सेक्शन में बताया था, ये सिर्फ स्टेट को बताने के लिए होता है, लेकिन अगर कहे कि बताओ तो हमें ये लगाना होता है इसकी फिजिकल स्टेट्स, अगर नहीं तो फिर हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है फिजिकल स्टेट। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 से, तो हो जाएगा H2 + O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। और हमें अगर इसमें बैलेंस करके देखें तो रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन के 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के आगे 2 एटम लगा देंगे, जिससे कि जब प्रोडक्ट में आगे 2 लगाएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तो ऑक्सीजन के आगे भी अपने आप 2 एटम बन जाएंगे। इसलिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंस को हम कंबाइन करें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम एक्टिविटी 1.4 देखें, जिसके अंदर हमने देखा था कि लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिससे कि उस रिएक्शन के अंदर जो मिक्सचर बनता है वो वार्म हो जाता है, और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस हो या रिलीज हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब जैसे एक्सोथर्मिक का फर्स्ट एग्जांपल तो वही हो गया CaO + H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH2, और इसकी कुछ और एग्जांपल है जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, यानी CH4 मीथेन + O2 वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड + H2O वाटर के अंदर, और इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है उसके अंदर तो ऑक्सीजन के 2 ही एटम है, और वहीं जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो हम H2O के आगे 2 लगा देंगे ताकि 2 एटम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के हो जाए और 2 एटम ऑक्सीजन के वाटर के अंदर हो जाए, तो यहाँ पे टोटल 4 एटम्स हो गए। और अब यहाँ पे 4 है और जो रिएक्टेंट्स है उसमें 2 हैं, तो उसके आगे हम 2 लगा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे 4। और क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। और जब डाइजेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो जो फूड पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जैसे कि हम राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ग्लूकोज बन जाते हैं, और ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम जो सांस लेते हैं, और वो एनर्जी देता है। इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये सब हम चैप्टर 6 जो हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो उसमें पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 +6 + O2 ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, और एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, H2O वाटर्स जो हमें स्वेट से निकलता है, प्लस हमें जो एनर्जी मिलती है वो। और जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का कंपोस्ट के अंदर, यानी कि हम खाद बनाते कह सकते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। हमें पता चल गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट से, और उसके अंदर उसकी एक और टाइप होती है कॉम्बिनेशन की, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वहीं अगर एक और भी टाइप होती है, वो कॉम्बिनेशन की नहीं होती लेकिन वो दूसरी होती है, वो होती है एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हीट यूज हो जाती है। इसमें तो हीट प्रोड्यूस हुई और जिसमें हीट यूज होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर हम ये देखें कि एक्टिविटी 1.1 जिसके अंदर मैग्नीशियम हमने को बर्न किया और जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो उसके अंदर भी सिंगल प्रोडक्ट बना, तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की सेकंड टाइप देखते हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट से, और वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट बनते हैं।
अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट के लिए एक्टिविटी 1.5 देखते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फीनल सल्फेट क्रिस्टल यानी कि आयरन सल्फेट क्रिस्टल लेंगे और फिर उसका कलर नोट करेंगे और उसे स्पीड लैंप या बर्नर के ऊपर उसकी जो फ्लेम्स होती है उसके ऊपर उस बॉइलिंग ट्यूब को रख देंगे ताकि उसको हीट से वो कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर रिएक्शन हो। जैसे कि फिगर 1.4 में भी शो रहा है कैसे वो लड़की बर्नर के ऊपर उसने ट्यूब को रखा हुआ है और जिससे कि वो उसके अंदर हीट हो रही है और उसके अंदर रिएक्शन होगी। अब हम इसका कलर नोट करेंगे। हम जानते हैं कि फीनल सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन, अगर जिसको नहीं पता तो बता दूँ, आयरन सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन। और हम इसके अंदर जब रिएक्शन होगी तो हम देखेंगे कि इसकी जो स्मेल है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो और ये कैसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जो आयरन सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो सिंगल रिएक्टेंट था फेरस सल्फेट वो कन्वर्ट हो गया 3 सिंपल पार्ट्स में, एक फेरिक ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट्स 2 या उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 3 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो वाटर छोड़ रहे हैं जब हम उसे गर्म कर रहे हैं और उसका कलर है वो चेंज हो रहा है और ये डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है वो तो सॉलिड है और SO2 SO3 है वो गैसियस फॉर्म में है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेकडाउन होना हीटिंग के कारण वो एक इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज भी होता है। ये क्वेश्चन आपके आ भी सकता है कि ऐसा कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विकलाइम कहते हैं, ये मैंने ऊपर भी बताया है। और इसके कई यूज है जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का मैन्युफैक्चर करना। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीट को कैरी करती है, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। जैसे कि CaCO3 कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2 बाय में हीट, और हीट की वजह से होता है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और इसीलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, वो होती है जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट्स को डिवाइड कर देती है 2 या उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट। जैसे कि भी था कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो किसमें उसने कितने प्रोडक्ट दिए, 2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये हमेशा किसी कैटलिस्ट की मदद से होती है, कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन करवाता है, क्योंकि बिना कैटलिस्ट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। अब जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट हीट होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और भी कैटलिस्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 1.6 में दिया है जिसके अंदर हम 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे और उसे बर्नर की फ्लेम के ऊपर रख देंगे टोंग की मदद से, जैसे कि फिगर 1.5 में शो रहा है। उसमें हम देखेंगे कि क्या चेंज आता है, उसमें से उसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। और फ्यूम्स होते हैं ना तो ये बबल होते हैं ना ये स्मोक होते हैं, उसके जैसे होते हैं, इसलिए हम इसे फ्यूम्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, PbNO3 कन्वर्टेड इनटू लीड ऑक्साइड PbO और जो फ्यूम्स निकले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के NO2 और ऑक्सीजन O2। अब एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है जो कि फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाली और सेकंड है सनलाइट वाली। एक्टिविटी 1.7 में एक प्लास्टिक मग लेंगे और उसके बेस में 2 होल कर देंगे और उन होल में रबर स्टॉपर फिट कर देंगे और उन रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। इलेक्ट्रोड्स वो होता है जिनसे करंट पास करता है, एक होता है उसमें कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड जिसमें पॉजिटिव करंट होता है और एनोड जिसमें नेगेटिव करंट होता है। और हम इस इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और उसे फिर मग को इतना पानी में भर देंगे कि इलेक्ट्रोड्स अच्छी तरह पानी में डूब जाएं और फिर कुछ बूंद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे और फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे अलग, उनको पानी से भरेंगे और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके डाल देंगे ताकि वो पूरी तरह पानी से अच्छी तरह भर जाए।
हम इस बैटरी का करंट स्विच ऑन कर देंगे जिससे कि उनमें करंट पास हो जाए तो और थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि उनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बबल्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं वाटर के अंदर। तो हम देखना है कि जो वॉल्यूम है गैस की वो दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है या डिफरेंट है। एक टेस्ट ट्यूब में जो रिस्पेक्टिव गैस हमने भरी थी वो रिमूव हो जाती है या नहीं, और जो एक टेस्ट ट्यूब को हम एक एक करके बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे और उसकी ट्यूब का जो माउथ है जहाँ से खुला होता है उसे हम बर्निंग कैंडल के पास रखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आता है। ये सब कुछ हमें टीचर की हेल्प से करना है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। तो हमें देखना है कि हर केस में क्या होता है, जब हम बर्निंग कैंडल के पास टेस्ट ट्यूब के माउथ को ले जाते हैं, यानी कि जहाँ से टेस्ट ट्यूब खुली थी, जहाँ से हमने पानी भरा था वहाँ से उसमें कुछ चेंज आता है या नहीं, और उसके अंदर अब कौन सी गैस प्रेजेंट है, यानी किसी गैस में कन्वर्ट तो नहीं हो गया, कोई नई गैस तो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हो सकती है ना, जैसे हमने ऊपर उसमें क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था SO2 SO3 ऐसी नई गैस प्रोड्यूस हो गई थी, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये एक्टिविटी का रिजल्ट आपको खुद ट्राई करना है, इसमें से नहीं बता रखा गया इसका क्या रिजल्ट आता है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8 जिसके अंदर हम एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश हम जानते हैं जो जाल सा होती है वैसी होती है, और फिर उसके अंदर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl डाल देंगे, और उसका हम देखते हैं कि कलर क्या होता है। उसका कलर हमें पता लगाना कि चेंज होता है यानी एक्टिविटी के बाद, और उस चाइना डिश को हम कुछ टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे तो हम उसके कलर में डिफरेंस पाएंगे कि उसका जो कलर पहले था वो उसमें दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है वो ग्रे कलर के में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई क्योंकि इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड था वो अलग हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोराइड में लाइट के कारण। तो इसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में लाइट के कारण रिएक्शन हो उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हम लिखेंगे क्या, AgCl कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl2 बाय में सनलाइट की हेल्प से। फिर इसकी एक और वे देखिए कि हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी कर सकते हैं सेम वे में, जिसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर Ag प्लस ब्रोमाइड Br2, और इस रिएक्शन को हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में हम किस रिएक्शन का यूज करते हैं, एक सिल्वर क्लोराइड AgCl2 और दूसरी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। और इन रिएक्शंस में एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि हमने तीनों रिएक्शन में देखा है कि किसी न किसी कारण से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप नहीं, जब हमने या तो हीट दी या लाइट दी या इलेक्ट्रिसिटी दी, इसके कारण ये रिएक्शन हुई। तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्व होती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन का एक अनदर नेम पता चल गया, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी का यूज करती ही करती है, बिना एनर्जी को यूज किए वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अनदर नेम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज करती है तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट के फॉर्म में करती है तो उसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी यूज में करती है फॉर्म में तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक आपको ध्यान हो, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एक्जोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अदर नेम नहीं कह सकते, लेकिन डिकम्पोजिशन का हम एंडोथर्मिक का दूसरा नेम कह सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस नहीं होती। CRT बुक की तरफ से एक एक्टिविटी है जो कि आप खुद ट्राई करनी है। उसमें आपको देखना है कि वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। इसके अंदर आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और फिर उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, और उसे मिक्स करना है ग्लास रोड की हेल्प से। और फिर अपने पाम से यानी अपनी हथेली से टेस्ट ट्यूब के निचले बॉटम एरिया को टच करके यह पता लगाना है कि वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी 1.9 देखेंगे, जिसके अंदर हम 3 आयरन नेल्स लेंगे और उनको सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर देंगे, और फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक को A मार्क कर देंगे, सेकंड को B, और हर टेस्ट ट्यूब में A में और B में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फर सोल्यूशन डाल देंगे।
और फिर 2 आयरन नेल्स को तो हम थ्रेड से टाई कर देंगे, यानी बांध देंगे, और फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे 20 मिनट्स के लिए, और फिर उन नेल्स को असाइड रख देंगे, दूर अलग रख देंगे कंपैरिजन के लिए। यानी एक टेस्ट ट्यूब में जो ए है उसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, लेकिन उसके अंदर कोई भी आयरन नेल नहीं डाली, और जो बी है टेस्ट ट्यूब उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और 2 आयरन नेल्स डाली, और फिर 20 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि जो आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाल देंगे, और फिर चेक करेंगे ब्लू कलर की इंटेंसिटी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब ए और बी में, यानी कि ए में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका कलर कितना ब्लू है और फिर बी का कलर कितना ब्लू है। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि जो थर्ड आयरन नेल थी उसको हमने साइड में रखा था, उसका कलर और जो डिप की हुई आयरन नेल का कलर है उसमें कोई चेंज आता है या नहीं। हम देखेंगे कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो जाती है कलर में, और जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो भी फेड हो जाता है, जैसे कि फिगर में भी शो रहा है कि जो आपने दबोई नहीं थी, डिप नहीं की थी कॉपर सल्फेट में, वो आयरन नेल तो वैसी की वैसी है, जो डिप की थी वो ब्राउनिश कलर में आ जाती है। और वही जो टेस्ट ट्यूब ए का कलर है वो पूरा सेम ब्लू है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी का कलर फेड हो जाता है, लाइट ब्लू हो जाता है। इस रिएक्शन में जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तभी तो आयरन का कलर ब्राउन हो जाता है और कॉपर का जो फेड कलर कॉपर सोल्यूशन का कलर है वो फेड हो जाता है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि आयरन ने किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सल्फेट सोल्यूशन में से। और इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे कैसे, Fe + CuSO4 यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस फ्रॉम अनदर एलिमेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल दे रखे डिस्प्लेसमेंट के, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंज इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और फिर आयरन प्लस कॉपर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू आयरन क्लोराइड प्लस कॉपर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब एक एलिमेंट जिसका कंपाउंड है वो एलिमेंट कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव होता है दूसरे एलिमेंट से। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, और अगर कम रिएक्टिव होता है कंपाउंड वाला तो ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम सबसे पहले एक्टिविटी 1.10 देखेंगे, जिसके अंदर हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे और सेकंड में 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। इस रिएक्शन के अंदर जो दोनों कंपाउंड है, दोनों सॉल्यूशंस है, वो अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड में। और इसकी इक्वेशन में लिखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 प्लस NaCl। और इसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दोनों कंपाउंड अपने आयन्स को एक्सचेंज कर ले। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अंदर हम जब एक्सचेंज करेंगे तो एक वाइट इंसोल्युबल सब्सटेंस भी फॉर्म होएगा, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बने उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो होएगा BaSO4, और जो अनदर प्रोडक्ट बनेगा वो होएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि सब्सटेंस में रिमेन हो जाएगा, सॉल्यूशन में रिमेन रहेगा सोडियम क्लोराइड। और फिर इसने कहा है कि हम एक्टिविटी 1.2 को रिकॉल करें, जिसके अंदर हमने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला था और उसके अंदर एक नया कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ था प्रेसिपिटेट। हम उस प्रेसिपिटेट कंपाउंड का नाम बताना है और फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करना है और ये देखना है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। अब इस चैप्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन एंड रेसिडिटी। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा है। और अगर आपको मेरे वीडियोस की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाने तरीका पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए।
क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग आपके मेनली इसी चैप्टर से है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो आपको कोई चैप्टर आगे केमिस्ट्री का नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू।